Hello friends, today we are about chapter 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने पहला लेक्चर कंप्लीट किया। उसमें काफ़ी सारी इंट्रोडक्शंस पढ़े और क्या 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 गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन किया उनके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन अब लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं हम। तो ये हमारा लेक्चर 2 है जिसमें क्या कह रहा है पॉपुलेशन। अगर जिन्होंने पहली बात वो वीडियो नहीं देखी वो पिछले हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर वो वीडियो प्रोवाइड है, उसको देखें पहले। ओके, उसके बाद देखो जो ये टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो ये टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब बढ़ती विस्फोट हुई पॉपुलेशन पर, और कैसे हुई है उसके बारे में, उसके मतलब क्या हुआ है उसके लिए। उसके बाद बर्थ कंट्रोल। उसके बाद बर्थ कंट्रोल मतलब जो बर्थ है बेबी का बहुत ज़्यादा जन्म जन्म दर है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वो सारी बातें इस टॉपिक में हमें पढ़ना है, तो ठीक ना। इन द लास्ट सेंचुरी, जो मतलब आखिरी सेंचुरी थी, एन ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो लास्ट सेंचुरी है मतलब वहाँ से ऑल अराउंड सभी जगह डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड, हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी लाइफ ऑफ द पीपल। मतलब क्या, इसका मतलब क्या कहने के जो लोगों की जीवन है ना उसको बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए और उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। उसके बाद जैसे फैसिलिटी का काफ़ी सारी फैसिलिटी जिनमें बहुत ज़्यादा वो हुआ जिससे लोगों को बचाया जाने लगा। उसके बाद हाउएवर इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी, कहा ना मैंने, जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको इंक्रीज हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि along with better living condition had had an explosion impact on the growth of population। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है इनका, जब ये हेल्थ फैसिलिटी बढ़ी तो इसके कारण क्या हुआ कि लोगों का मरना कम हुआ, मतलब डेथ रेट कम हो गई और बर्थ रेट ज़्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन मतलब बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि देखो क्या, जब ये बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटी आई तो उसके कारण क्या हुआ कि लोगों को बचाया जाने लगा, बहुत भारी तादाद में बचने लगे लोग। नहीं तो उससे पहले क्या, लोगों में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण क्या होता लोग मर जाते थे। लेकिन जब से ये आया हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ हेल्थ फैसिलिटी में, तो उसमें सुधार किया। जब सुधार हुआ इतना तो उसके केस में क्या हुआ कि लोगों की डेथ कम होने लग गई। और बेबी का तो वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेबी पैदा होते थे, वो उनके ज़्यादा पैदा होने से और डेथ रेट कम होने से क्या हुआ कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। मतलब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से विस्फोट हो गई, बढ़ गई। यही इसका रीज़न था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई थी। हेल्थ फैसिलिटी इतने इंप्रूवमेंट हो गई थी और कोई भी मर रहा ना तो उसको मरने नहीं दिया जाता। क्या किया जाता है, डॉक्टर लोग उस पर रिसर्च करते हैं, कहते हैं हम बेटा तेरे पे जितनी मर्जी रिसर्च कर लेंगे, आज के टाइम में हमारे पास सब उपलब्ध है लेकिन हम तुझे बचा के रहेंगे। तो वैसा ही होता रहा। और आज के टाइम में क्या होता है कि अगर कोई मर रहा हो तब भी उसको वेंटिलेटर पर ला के रख दिया जाता है और वो जिंदा रहता है। तो यही इसका कारण है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद the world population which was around 2 billion, uh, bracket 2000 million, इट्स मीन 2 बिलियन का मतलब होता है 2000 मिलियन। तो बर्थ जब वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड चार तब देखा गया तो कितनी थी, 2 बिलियन थी, जिसका मतलब था 2000 मिलियन। मतलब 1 बिलियन इक्वल टू में 1000 मिलियन होता है। तो 2000 बिलियन मतलब क्या होगा, 2000 मिलियन हो गया। इन इन 1900 रॉकेट टू अबाउट 6 बिलियन। अब जब 1900 पहुंचा तो वहाँ पर कितने बिलियन हो गए थे, 6 बिलियन हो गए थे बाय 2000। तो मतलब 2000 में, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, ए सिमिलर ट्रेंड was observed in India too। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि जो इज सिमिलर मतलब उसके अकॉर्डिंग इंडिया ऑब्जर्व किया, इंडिया ने भी ऑब्जर्व किया आवर पॉपुलेशन विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 200
और 350 मिलियन। तो मतलब जब इंडिया ने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा कि जो 2000 मिलियन पॉपुलेशन है उसके अंदर हमारी तो 3050 मिलियन तो हमारी पॉपुलेशन है, इंडिया की थी उतनी समय। एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस रिचर्ड क्लोज, जब ये इंडिपेंडेंस, जब हमारा स्वतंत्रता दिवस आया तो उसके टाइम पर थी ऐसी पॉपुलेशन क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000 एंड क्लोजेड 1 बिलियन बाय 1 बिलियन इन मई 2000। और मई 2000 में 1 बिलियन थी पॉपुलेशन। दैट मीन एवरी सिक्स्थ पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। मतलब इनका मतलब ये हुआ, अगेन स्टार्टेड, क्या कह रहा है कि 6 बिलियन बाय 2000 में 6 बिलियन थी पॉपुलेशन। ए सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्वेड इन इंडिया टू आवर पॉपुलेशन विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली टू 350 मिलियन। जब इंडिया की मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन इतनी थी तो हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 350 मिलियन थी, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग जब 2000 मिलियन थी तो हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन थी। उसके बाद एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के टाइम रिचर्ड क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000 एंड क्लोजड 1 बिलियन। जब 2000 मई 2000 में जनगणना की गई थी तो कितनी बिलियन हो गई थी पॉपुलेशन हमारी, 1 बिलियन हो गई थी। और वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी हो गई थी उतने समय, 6 बिलियन हो गई थी। तब उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि तो उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली टू, ये तो हमने पढ़ लिया, अगेन यहाँ से हमें पढ़ना था, द मीन एवरी सिक्स्थ पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। इनका मतलब क्या था कि और विश्व में प्रत्येक छठवां इंसान इंडियन है। क्यों? क्योंकि जब पॉपुलेशन 6 बिलियन थी तो इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी, अकेले इंडिया की पॉपुलेशन। इसीलिए इसको कहा गया क्या, डैट डैट मीन डैट मीन डैट मीन एवरी सिक्स्थ पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। क्या है, इंडियन है वो। हाँ, और ये कब की जनगणना के अकॉर्डिंग कह रहा है, ये 2000 की जनगणना के अकॉर्डिंग कह रहा है। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये किस जनगणना के अकॉर्डिंग कहा गया था। ये 2000 की जनगणना के अकॉर्डिंग कहा गया क्योंकि एवरी छठवां पर्सन इंडियन है। क्योंकि जब उतने समय वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी तो इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी। इसीलिए इसको कहा गया था कि एवरी छठवां पर्सन इंडियन है। A rapid decline in death rate maternal mortality rate MMR। इसका मतलब क्या है कि रैपिड मतलब तेजी से, डिक्लाइन इन डेथ रेट मतलब डेथ रेट में कमी आ गई। किस कारण, ये मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के कारण एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट as well as an increase in number of people in reproductible reproductible age are problem problem reason are problem reason for this। इट्स मीन क्या कह रहा है इन्होंने कहा कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण ये था कि मटर्नल मोर्टिलिटी रेट और इनके तो इंक्रीज हो गया और डेथ रेट तेज़ी से डिक्लाइन हो गया। रैपिड मतलब तेज़ी से डिक्लाइन हो गया, मतलब क्या हुआ कि डेथ रेट में कमी आ गई जिसके कारण क्या पॉपुलेशन बढ़ने लग गई थी। और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इट्स मीन जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है और इन्फ्लेंट मोर्टिलिटी रेट है, इनमें क्या एज वेल एज इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज प्रॉब्लम रीजन फॉर दिस। और उसके बाद क्या हुआ, जो मैटरनल मोर्टिलिटी मतलब
जो हो गया, उनकी तेज़ी से जनसंख्या बन गई और उनको बचाने की भी बहुत सारी मेडिसिन को वो पड़ गई थी, मतलब पड़ नहीं गई थी, लोगों ने मतलब डॉक्टर ने या फिर साइंटिस्ट ने जनरेट कर ली थी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को बचाया जाए, मतलब बेबी को बचाया जाए और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को भी बचाया जाए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हुई। फिर और क्या हुआ, जो कपल्स थे एज और रिप्रोडक्टिव वाले कपल थे, उनकी उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई, तो ये प्रॉब्लम आ गई कि इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ गई, जिसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने बेबी ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गए। बेबी ज़्यादा मतलब कि जब किसी भी देश की क्या मान लो कि वहाँ पर ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग रहेंगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ना, ज़्यादा बेबी प्रोड्यूस होंगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, इसके कारण ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि थ्रो आवर RCH प्रोग्राम, और इसके और कौन सा प्रोग्राम, RCH चाइल्ड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब बच्चे की क्या ध्यान दी जाए, हेल्थ की, मतलब बच्चे जब ध्यान दिया जाए तो बच्चा भी बच्चा रहेगा। उसके बाद थ्रो वी कुड ब्रिंग डाउन दी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। उसके बाद क्या हुआ, थ्रो वी कुड ब्रिंग डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को ब्रिंग कैरी करने लगे, मतलब उसको लेके साथ में चलने लगे। इट वॉज ओनली मैरिजेबल, और ये कैसे मैरिजेबल एज, मतलब मैरिजेबल एज वाले लोगों ने क्या किया कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कैरी करने लगे। इसमें इसका क्या हुआ, जो मैरिज होने के बाद तो बेबी करते ना, तो उन्होंने क्या किया, मतलब बेबी को जब ज़्यादा संख्या में क्या कपल्स होंगे, मैरिजेबल एज वाले लोग होंगे, तो क्या पॉपुलेशन ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि देखो जब शादी होती है तो उसके बाद बेबी करना होता है, तो उन्होंने किया, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण भी बेबी बहुत ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई। अकॉर्डिंग टू दी 2001 सेंसस रिपोर्ट, 2001 की रिपोर्ट से क्या कहता है कि द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज स्टिल अराउंड 1.7%, मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो कितनी परसेंट की कितनी की रफ्तार से बढ़ रहा था, 1.7% की रफ्तार से बढ़ रहा था। 1000 ईयर, a rate at which our population could double in 33 ईयर, और ये 33 साल में इसकी डबल होगी पॉपुलेशन। सच एन alarming growth rate could lead to an absolute secreting secrecy of even the basic रिक्वायरमेंट, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट फूड शेल्टर एंड क्लोथ। अब देखो जब सिंपल सी बात है कि जो फूड है, शेल्टर है और क्लोथ्स हैं, वो उन सारी संख्या को, मतलब उन चीज़ों की मात्रा जो है फिक्स है। इट्स मीन समझते हो कि जो फूड है, खाने का रिसोर्स है, वो फिक्स है, आप इतने जगह में उगा सकते हो, इतने जगह पे रह सकते हो। शेल्टर, ज़मीन फिक्स है, ज़मीन कभी बढ़ती घटती नहीं है। अगर एक ये भी हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ज़मीन घट भी रही है, लेकिन कभी बढ़ती नहीं है, ज़मीन बढ़ती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिसोर्स हैं वो हमारे फिक्स हैं, जैसे फूड शेल्टर एंड क्लोथ, ये सारे फिक्स हैं, बट सच अलार्मिंग ग्रोथ रेट लीडिंग एब्सोल्यूट सीक्रेटिंग इवेंट बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब अगर इनका कहना मतलब है, अगर इन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ती है तो इन चीज़ों की मात्रा भी मतलब मांग भी बहुत बढ़ जाती है, बट मांग की पूर्ति कहाँ की जा सकती, नहीं की जा सकती है, क्योंकि सबसे तो रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, लिमिटेड इन द सेंस इतना ही रिसोर्स खर्च सकते हैं, इससे अलावा और हमारे पास रिसोर्स है नहीं तो हम कहाँ से लाएंगे। तो इसीलिए ये एक लार्मिंग कंडीशन है। लार्मिंग मतलब एक भयानक परिस्थिति है पॉपुलेशन ग्रोथ की, बहुत ज़्यादा भयानक परिस्थिति है। तो उसके बाद क्या कहता है, इन of speed of significant progress made in those area, तो इन एरिया में जो भी मेड किया गया, बनाया गया, उसके बाद क्या होता है,
the government was forced to take up serious measure to check this problem ग्रोथ रेट। मतलब उन्होंने एक सीरियसली, जो सरकार है उन्होंने सीरियसली मतलब बहुत ज़्यादा उसमें मतलब एक सीरियसली इन द सेंस समझते हो कि जैसे मतलब सत्य में, ठीक है ना, सही में उन्होंने इन चीज़ों पर ग्रोथ रेट पर काम किया और जाके देखा कहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रही है। उसके बाद क्या कहता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट सिमिलर स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उसके बाद इसके लिए जागरूकता फैलाई गई। क्या जागरूकता फैलाई गई कि आप एक स्मॉल फैमिली रखिए, ठीक है ना, स्मॉल फैमिली। उसके बाद क्या, उसके लिए प्रॉब्लम भी थी कि मान लो जिनको बेबी नहीं चाहिए था लेकिन अब उन्होंने क्वाइटेस करते हैं, क्वाइटेशन सेक्स करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लो क्या अब उन्हें तो रिक्वायरमेंट है करने की तो ठीक है, बट उस केस में क्या होता तो उनको ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं थे पहले के लोग, तो वो लोग करते थे और उन्हें ये नहीं पता होता था किस टाइम पीरियड पे नहीं करना चाहिए जिसके कारण बेबी ओवुलेशन ना हो। तो वो सारी चीज़ें उनको ना पता होने के कारण क्या होता था कि बेबी अन मतलब कहते नहीं, जो जिनको उन्हें बेबी चाहिए भी नहीं था और बेबी हो गया, तो इसके कारण प्रॉब्लम है ना। वो चाहते थे स्मॉल फैमिली लेकिन हो गई बड़ी फैमिली, तो प्रॉब्लम है ना। तो इसके लिए सरकार ने या फिर लोगों ने काफ़ी क्या क्या वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब यही था कि क्या अगर बेबी नहीं चाहिए तो अनफर्टिलाइज करने का मतलब इम्प्लांटेशन ना हो और क्वाइटस भी हो जाए और इम्प्लांटेशन भी ना हो, इसके लिए ये मेथड यूज़ किया गया। कौन सा, वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब ये होता है कि इम्प्लांटेशन ना हो या फिर स्पर्म और ओवम को मिलने ना दिया जाए ड्यूरिंग क्वाइटस, इट्स मीन क्वाइटस और सेक्स, ठीक है ना। तो अब आते हैं उसके बाद, यू माइट हैव सीन advertisement in the media as well as पोस्टर बिल। मतलब इसके लिए जागरूकता कैसे फैलाएगी, मीडिया में कहा गया और पोस्टर काफ़ी लगाए गए, तो उसके कारण ऐसा होना संभव हो पाया था। ETC काफ़ी ऐसे इफेक्टफुल स्टेप लिए गए, ठीक है ना। इसके बाद showing a happy couple with two child with a slogan हम दो हमारे दो। मतलब इनका मतलब क्या है कि वही कपल्स या फिर फैमिली खुश है जिनके क्या है कि हम दो हमारे दो, इट्स मीन वो दो हैं और उनके दो हैं। इसके कारण क्या होगा कि ना तो पॉपुलेशन घटेगी ना तो बढ़ेगी, एक नियंत्रित रहेगी। इट्स मीन समझते हो कैसे नियंत्रित रहेगी कि मतलब जितनी पॉपुलेशन है उतनी रहेगी। मतलब जैसे वो हम दो हैं और उनके बाद हमारे दो हो गए, इट्स मीन समझते हो कि दो और दो, अब मान लो दो मर गए तो दो ही तो बचेंगे ना। तो मतलब फैमिली में अगर पेरेंट्स के डेथ होने के बाद तो दो ही बचे, इसका मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, जितनी थी उतनी है, ना ही तो कम हुई ना तो ज़्यादा हुई। इसीलिए इस स्लोगन का यूज किया गया। सरकार ने क्या कहा कि हम दो हमारे दो, ये हैप्पी कपल्स की या फिर हैप्पी फैमिली की निशानी है। इट्स मीन अगर देखो हम दो हमारे दो रहेंगे तो उसका मतलब क्या है, हम उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि फूड एंड शेल्टर और क्लोथ रिसोर्स, ये सारे क्या है, ये सारे लिमिटेड में है। इट्स मीन लिमिटेड मतलब इतने ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, ना तो ये बढ़ रहे हैं ना ही तो घट रहे हैं, जितने हैं उतने ही हैं। इसीलिए ये इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी अच्छे से पूरी हो सकती है। क्योंकि देखो सिंपल सी कहानी, अगर सिंपल वे में जाएँ तो देखो जैसे अभी हम जैसे मान लो हम हमारी और उसकी या फिर हम दोनों की रिक्वायरमेंट पूरा हो रही है, अच्छे से हो पा रही है, और हमारे दो आएंगे तो उनकी भी रिक्वायरमेंट तो पूरा होएगी, क्योंकि हम दो थे और हमारे दो हैं तो दोनों की रिक्वायरमेंट तो पूरा अच्छे से हो जाएगी ना। तो वही बात है कि इसीलिए कहा गया कि हम दो हमारे दो, इन्हीं चीज़ों को लेते हुए ही ये स्लोगन का प्रचार हुआ था, इस स्लोगन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद ब्रैकेट में क्या कह रहा है, वी टू आवर टू, ठीक है ना,
वी टू ऑन आवर टू, ठीक, ये सारी बातें थी। उसके बाद मैनी कपल्स मोस्टली दी यंग, योग यंग, मतलब मैनी कपल्स बहुत सारे कपल्स था, मोस्टली मतलब बहुत सारे यंग, अर अर्बन, यूरोपियन, वर्किंग, वन हैव इवन adopted and one child, नो नॉर्म, मतलब क्या कहा इन्होंने कि मतलब कहा नहीं, कई सारे कपल्स अब जो इस कार्य को भी बहुत आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि क्या होता है कि कपल्स हैं, उन्होंने एक बेबी किया और एक बेबी अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट मतलब क्या क्या कि कहीं पर गए और जहाँ पर अनाथ आश्रम होता है, अनाथ आश्रम में बहुत सारे बेबी होते हैं, और वहाँ से क्या किया उन्होंने, एक बेबी किया और एक बेबी अडॉप्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, वो जो बेबी था जिसके माता पिता नहीं थे, उस अनाथ था, उसको क्या हुआ, माता पिता मिल गए। एक कितनी अच्छी पहल है, बताओ कितने मतलब कितनी बड़ी समाज सेवा की बात है। अगर लोग करना चाहते तो ऐसा करें, क्योंकि देखो कपल्स हैं और उन्होंने एक बेबी किया, बस वही तो है कि उनका उनका वो ब्लड नहीं है, बस इतनी तो बात है। बाकी तो बेबी है, बेबी बेबी जैसा अपने बेबी को पढ़ाएंगे वैसा उसे पढ़ाएंगे, तो वो तो वही करेगा ना, जैसा उसकी शिक्षा मिलेगी वैसा ही करेगा। तो यही बात है, क्योंकि सारी चीज़ें शिक्षा पर डिपेंड करते हैं, वो भी बेबी है, तो ऐसा करना बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से माना जाता है। और हमें ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि देखो एक हम बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं, तो इसके लिए काफ़ी लोगों ने पहल भी करी, और मैं भी, हम लोग भी करना चाहते हैं, और मैं भी हो सकता है मैं भी करूं। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए, जितने लोग भी मेरी वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो लोग इन बातों को जागरूक करें और फैलाएं इन बातों को, ठीक है ना, कि हम एक कर लेते हैं और एक बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं, ताकि क्या होगा, अनाथ आश्रम में कोई बेबी नहीं रह जाएगा, जिसके कारण क्या उनकी देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी, सब चीज़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी पहल है। ओके, उसके बाद अगली क्या कहानी कहता है कि अरबन अरबन वर्किंग, और जो अरेबियन है, अरेबियन कंट्री, वहाँ पर ये काम चल रहा है। वन हैव इवन अडॉप्टेड, क्या करता है, एक को अडॉप्ट कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है, और ऑन चाइल्ड नो नॉर्म, ठीक है ना, जब चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, तभी उसको अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टेचू स्टेटूटोरी raising a marriageable age of the family 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 to 18 year and and that a male of 21 year। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था कि मेल की और जो फीमेल है उसकी एज कितनी मैरिजेबल है कि 18 साल, एंड दैट ऑफ मेल ऑफ 21 ईयर। तो मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छे से रहे, अच्छे से वर्क करे, फंक्शन करे। या फिर देखो ये सिंपल सी कहानी, इतनी एज क्यों रखी गई, देखो ये इसलिए रखी गई क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या था कि कोई भी बेबी है, कोई भी लड़का है या लड़की है, वो 18 साल या 21 साल में एकदम मिच्योर हो जाता है। मिच्योर मतलब समझते हो कि अगर उसको जो समझा वो समझता है, या फिर वो लोगों की बातों को समझता है। इससे पहले कौन सी एज होती है, टीन एज होती है, टीन एज मतलब प्यूबर्टी वाली एज, उसमें बेबी अपने अकॉर्डिंग चलता है, उसको कितना भी लाख गुना समझा लो तो वो समझता नहीं, या फिर किसी बात नहीं मानता। तो देखो जो पहले होया करता था, पहले क्या पहले हमने पहले के टाइम में हमने ये देखा था कि बालिका वधू, आपने नाटक देखा है बालिका वधू, जिसमें आनंदी ऐसा कुछ होता है। तो बालिका वधू में देखा गया था कि उसमें शादी कब की जाती, बचपन में ही कर दी जाती थी। और बचपन में शादी होने के कारण क्या होता था, जब मेल और फीमेल साथ में रहते थे दोनों, गर्ल और बॉय, तो उनको ना चाहते हुए भी, मतलब उनको कुछ पता तो होता नहीं था, वो नादानी कर बैठते थे, इस मीन समझते हो ना। तो वो नादानी में क्या काफ़ी ज़्यादा बेबी भी प्रोड्यूस कर लेते थे, उनको तो कुछ पता नहीं होता। तो उसके बाद क्या, इसके बाद ये भी रीज़न था कि उसके कारण क्या होता था कि बेबी मदर की भी डेथ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते, या फिर बेबी अच्छे से बच्चे का अच्छे से ग्रोथ ही नहीं होता, वो अच्छा बच्चा होता ही नहीं था। तो ये सारे केस होया करते थे। इसीलिए इसको सरकार ने इस बालिका वधू मतलब बालक बच्चों में बाल विवाह को हटाया, बाल विवाह को हटाया। और उन्होंने क्या लागू किया कि अगर शादी जब भी होगी जब
गर्ल की या फिर फीमेल की एज कितनी हो जाए 18 साल, और मेल की या फिर मतलब मानव जो भी बॉय है उसकी एज कितनी हो जाए 21 साल 22 साल, ठीक है ना, 21 साल, मेनली 21 साल रखा गया था। तो ये इसकी मैक्सिमम मिनिमम एज थी, ठीक है ना, मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, ठीक है, शादी के लिए। तो इतनी एज रखी गई ताकि इस बर्थ कंट्रोल को भी रोका जाए और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको भी रोका जाए। क्यों? क्योंकि उतने समय वो कोई भी मेल है या फीमेल है अच्छे से उसके माइंड का विकास हो जाता है, विकास होने के कारण क्या होता है वो अच्छे से वर्क कर पाता है और लोगों की बातों को समझता है, मानता है, ठीक है ना, इतना ऐसा माना जाता है। फिर इंसेंटिव incentive give to couples which small family to are two of the other major to taken to uh, tackle this problem. Let us decrease some of the commonly used contraceptive method which help prevent unwanted pregnancy. इट्स मीन समझे आपने? ये मतलब क्या होता है कि अनवांटेड का मतलब समझते हो? अनवांटेड का मतलब होता है ना चाहते हुए भी बेबी को जो भी होता था, जो हम मतलब सिंपल सी बात है, कोइटस कर रहे हैं, कोइटस करना सबकी प्रॉपर्टी, वो तो करते हैं, ठीक है ना, वो तो कोइटस मतलब समझते हो ना, सेक्स से रिलेटेड बात है, सेक्स होता है। उसके बाद क्या हुआ कि जब कोइटस किया तो उसके केस में बेबी नहीं चाहिए उन्हें, उसी को कहते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया गया, ठीक है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी, यही है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। कैसी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है? अनवांटेड प्रेगनेंसी, जिसको हम नहीं चाहते, जिस प्रेगनेंसी को वो ना हो, उसके लिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जाता था। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज, इट्स मीनिंग का कहने का मतलब क्या है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वही है जो क्या करे कि एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी यूजर फ्रेंडली। मतलब क्या होता है, जो एक और जैसे दोस्त होता है ना, हमारा दोस्त हमें हानि नहीं पहुंचाता, तो एक यूजुअल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वही होता है जो फ्रेंडली यूज हो। फ्रेंडली मतलब जो कोई भी हानि ना पहुंचाए। उसके बाद क्या कहता है कि ईजिली अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल हो जाए, मतलब मिल जाए यहीं पर पास में, आसपास में मिल जाए, ठीक है ना, हमें कहीं दूर ना जाना पड़े उसके लिए। उसके बाद इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब हम जिस कार्य के लिए यूज कर रहे हैं उस पर कार्य करें, ये कि ना कि ऐसा हो कि वो इफेक्टिव प्रभाव ही ना दिखाए अपना, ठीक है ना। अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए हम यूज कर रहे हैं लेकिन अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रभावित ही ना करे, तो ये तो नहीं कर लाएगा ना कोई बातें। तो वही कह रहा है इफेक्टिव होना चाहिए। और इसके बाद का रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब अगर मान लो हम एक ही बार तो चाहेंगे ना, या फिर 2 बार चाहेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन हमें तो कभी तो बेबी चाहिए ना, हम तो हमारे जो रूल को फॉलो करने के लिए या फिर एक बेबी करने के लिए, तो ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है ना, कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो जिसको हम दोबारा अपने अकॉर्डिंग कर सकें। फिर विथ नो और लेस्ट साइड इफेक्ट, और ऐसा होना चाहिए जो नो और लीस्ट साइड इफेक्ट करे, मतलब ज़्यादा प्रभाव ना दिखाए। मतलब इफेक्ट मतलब ज़्यादा प्रभाव, कैसे? लीस्ट साइड इफेक्ट मतलब जैसे एलर्जी होती है या फिर कई, जिसका मतलब कम प्रभाव, मतलब कुछ भी उससे हानि ना हो, उसी को कहते हैं साइड इफेक्ट। उसके बाद इट ऑल्सो शुड इन नो इफ इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेस विथ द सेक्सुअल ड्राइव, मतलब जो सेक्सुअल ड्राइव हो उस पर भी कोई इफेक्ट ना पहुंचाए, और डिजायर एंड और the sexual act of user a wider range of uh, contraceptive method are presently available, which could be uh, bro- broadly broadly grouped into the
following category, namely natural, traditional, barrier, IUDs, oral contraceptive और ejectable implants एंड सर्जिकल मेथड। तो मतलब देखो, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कैसे नेचुरल मेथड का भी यूज किया, ट्रेडिशनल, नेशनल एंड ट्रेडिशनल, और बैरियर मेथड का भी यूज किया, IUDs इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का भी यूज किया गया। IUDs का मतलब होता है। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का भी यूज किया गया। इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मतलब इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन लगाने के, और इंजेक्टेबल मतलब समझो ना, इंजेक्शन के द्वारा भी रोका गया, ठीक है ना। काफ़ी आज के टाइम में अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ऐसे क्या है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो जिनको लगा दिया जाए बॉडी में तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हो, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। फिर इम्प्लामेंट मतलब बेबी को इम्प्लामेंट ना करने दिया जाना, मतलब अगर यूटेरस में आ रहा है तो वहाँ पर रुके ना, वो बाहर आ जाए। फिर उसके बाद सर्जिकल मेथड में हम पढ़ेंगे जैसे टुबैक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, ठीक है ना। टुबैक्टोमी क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब को कट कर देना, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, वो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के कारण फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। और वैसेक्टोटोमी का मतलब क्या होता है, वास्ट डिफरेंस, जो मेल होता है उसके वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। और ट्यूबैक्टोटोमी का होता है, फीमेल के अंदर होता है, और वो और नसबंदी जिसे कहते हैं उसे कहते हैं वैसेक्टोटोमी, ठीक है ना। ये दो मेथड होते हैं, ठीक है ना। किस में आता है, सर्जिकल मेथड। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं नेचुरल मेथड के बारे में। नेचुरल मेथड कैसे वर्क करता है। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओबम, मतलब जो नेचुरल मेथड है वो किस पर वर्क करता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओबम एंड स्पर्म मीटिंग, मतलब एक ऐसे सिद्धांत पर ये काम करता है जिसमें क्या होता है कि ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं दिया जाता, मतलब मीटिंग से रोकता है। उसके बाद क्या करता है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंट इन वन सच मेथड इन विच द couple avoid or absent from coitus from day 10 to 17 on the menstruation cycle when ovulation could be accepted एक्सपेक्टेड, मतलब समझे आपने, ये नेचुरल मेथड है। कैसा नेचुरल मेथड है, इट्स मीन क्या कह रहा है यहाँ पर ये बातें की जा रही, जब फीमेल की मैच्योरेशन साइकिल चल रही होती है तो उसके 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 उस टाइम पर, मतलब उस टाइम पर कब, 10वें दिन और 17वें दिन कभी भी कोइटस या इनके बीच में कभी भी कोइटस नहीं करना चाहिए। कोइटस मतलब समझते हो, सेक्स कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बेबी होने के चांसेस हैं। बेबी होने का मतलब ये फर्टाइल टाइम होता है। फर्टाइल मतलब ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें बेबी स्पर्म और ओवा को मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी 10वें और 14वें दिन कभी भी कोइटस नहीं करना चाहिए। ये है कोइटस किसके 10वें 14वें दिन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10वें और 14वें दिन कभी भी कोइटस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसका मेन रीजन यही है। ओके, तो आई हाईलाइटेड दिस सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। ये आप लोगों को समझ में, देखो क्या होता है, मैं ये 10वें और 17वें दिन ही क्यों कहा इन्होंने, देखो सिंपल सी बात है कि एक जो फीमेल है उसकी मैच्योरेशन साइकिल कितने दिन की, 28 दिन की होती है, रुको 28 डेज की होती है, ठीक है ना। अब 28 या अप्रोक्सीमेटली 29 डेज इतनी तो होती है, ठीक ना। इतने दिन तो इससे मैच्योरेशन साइकिल चलती है। अब हमें ये पता है कि किस दिन ओवा रिलीज होगा, तो हम क्या करते हैं, 28 में से क्या करते हैं, -14 कर देते हैं। तो जब -14 करेंगे, तो जब हमने -14 किया तो कितना आया, 14 या 28 होता है, तो 14 है ना। तो देखो 14वें दिन
इट्स मीन क्या करना है, हमें 14वें दिन नहीं करना चाहिए। मतलब 14वें दिन ओवा रिलीज होता है, तो 14वें दिन ओवा जब रिलीज होता है तो देखो 10वें और 17वें दिन क्यों नहीं करना चाहिए इनके बीच में। देखो अगर फीमेल के ट्रैक में स्पर्म जाता है तो वो कितने दिन तक जिंदा रहता है, 3 दिन तक। और जो ओबा है वो कितने दिन तक जिंदा रहता है, मेनली मान लो 1 दिन तक जिंदा रहता है, लेकिन फिर भी तो मान लो अगर 10वें दिन किया तो 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, और ये चांस है 14वें दिन भी जिंदा रहे। हो सकता है ना, क्योंकि दुर्घटनावश तो हो सकता है, इसीलिए कहा है कि 14वें दिन कभी भी 10वें दिन नहीं करना चाहिए। 10वें के बाद 11वें दिन भी नहीं करना चाहिए, 12वें दिन भी नहीं करना चाहिए, 13वें दिन भी या 14वें दिन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि 14वें दिन ओबा रिलीज होता है तो वो ओव्यूलेशन पीरियड होता है। ओव्यूलेशन पीरियड का मतलब होता है ओबा जिस दिन रिलीज होता है, ठीक है ना। ओव्यूलेशन पीरियड वाले अगर कोइटस किया तो जाहिर सी बात है अनवांटेड प्रेगनेंसी होनी है। उसके बाद 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन, क्या पता रियर चांस है कि ओबा जिंदा हो, 17वें दिन तक जिंदा हो। वैसे उसका टाइम पीरियड तो 1 दिन होता है, 1 दिन तो ओबा जिंदा रहता है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग 3 दिन तक ओबा जिंदा रहता है, किसके अंदर, फीमेल ट्रैक के अंदर जिंदा रहता है, ठीक है ना। तो मान लो अगर 7वें दिन भी कर दिया, उससे पहले भी कर दिया, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। इसीलिए एक नेचुरल मेथड है, प्राकृतिक मेथड है, ना तो इससे कोई दुर्घटना होगी, ना ही तो इससे कोई फीमेल को परेशानी होगी या फिर मेल को इससे कोई परेशानी होगी, क्योंकि इसमें कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज नहीं हो रहा है। यूज तो है, नो मतलब नेचुरल मेथड का यूज है, ठीक है। नेचुरल मेथड ये प्राकृतिक मेथड है, ठीक है ना, जिसके यूज करके हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद तो हमें एक फीमेल को ये हमेशा याद रखना चाहिए उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कब है, वो इतने से इतने दिन की है तो वो 14वें दिन ओवा रिलीज होगा, तो उसे भी 10वें और 17वें दिन भी कभी भी कोइटस नहीं करना चाहिए इस टाइम पे टू मेंस्ट्रुअल के। उसके बाद व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, जब ये इस दिन क्या क्या आता है, मतलब ओव्यूलेशन को एक्सपेक्टेड माना जाता है कि ओव्यूलेशन होना है तो होता है। उसके बाद एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर, मतलब किसके चांस होता है, फर्टिलाइजेशन के, वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब जो बहुत ज़्यादा हाई होता है इस टाइम के पीरियड में। क्या होता है कि ओव्यूलेशन मतलब फर्टिलाइजेशन पीरियड बहुत ज़्यादा हाई है, अगर किसी ने भी सेक्स किया इतने टाइम पे तो क्या होगा कि बेबी बनना तय है, ठीक है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी होना तय है, क्योंकि ये बहुत ही वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद क्या कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। ये कैसा पीरियड चल रहा होता है इतनी टाइम, फर्टाइल पीरियड होता है। फर्टाइल इन द सेंस कि बेबी ओव्यूलेशन और स्पर्म और ओवा मिलेगा और उसके बाद बेबी प्रोड्यूस होना चालू होता है, तो ये फर्टाइल पीरियड कहलाता है। देयरफॉर बाय absent abstaining absenting with absenting from coitus during this period, क्या करना चाहिए, अब absenting मतलब coitus दिस पीरियड, इस टाइम हमें coitus मतलब absent नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। 4-7 दिन का ही तो गैप है, 7 दिन इंतजार कर लेना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए, तो वो बात है। उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव कुड बी प्रिवेंट विड्रॉल, मतलब इस कॉन्ट्रासेप्टिव को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो क्या करें, विड्रॉल और क्वाइटस और इंटरप्टस in is another method in which the male parent partner withdraw this penis from the vagina just before ejaculation। मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है कि जब इजैकुलेशन होता है, मतलब जब स्पर्म आने लगता है, तो उसके बाद मेल पार्टनर को क्या करना चाहिए, मतलब कपल्स मेल और फीमेल पार्टनर्स होते हैं दोनों, उन पार्टनर्स को क्या करना चाहिए कि जो मेल है जब इजैकुलेशन हो रहा है, मतलब इजैकुलेशन का मतलब होता है कि फीमेल के अंदर स्पर्म का जाना, ठीक है ना, तो मतलब या फिर स्पर्म का निकलना, तो उसे इजैकुलेशन कहते हैं। तो क्या करना चाहिए, पेनिस को बाहर निकाल कर वजाइना से बाहर ही विड्रॉल कर देना चाहिए, ठीक है ना। मतलब उसको जब उन्होंने सेक्स किया ड्यूरिंग क्वार्टर्स टाइम, वो जब उन्हें लग रहा है कि इजैकुलेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना, इजैकुलेशन होने वाला है, तो उसको वो फीमेल
पेनिस को बाहर ही विड्रॉल कर दें, ठीक है ना, बाहर ही इंसेमिनेशन स्पर्म को गिरा दिया जाए, ठीक है ना, ताकि वजाइना के अंदर ना जाए और वहाँ पर नहीं जाएगा तो फिर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फिर, ठीक है ना। सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन, तो इसके कारण क्या होता है, इंसेमिनेशन को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। इंसेमिनेशन को अवॉइड इन द सेंस जो इंसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन और फीमेल के अंदर वो डल और स्पर्म डाला तो इसको इंसेमिनेशन करते हो उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर लैक्टेशनल अमेनोरिया, हाँ, लैक्टेशनल अमेनोरिया, इसका मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मैंचुरेशन। लैक्टेशनल अमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मैंचुरेशन। देखो, जब सिंपल सी बात है, जब बेबी पैदा होता है तो माँ उसको 6 महीने तक, 1 साल तक कुछ भी मान लो, तो क्या होता है, मतलब बेबी को मिल्क पिलाती है ना, तो उसके केस में क्या होता है कि जब बेबी को मिल्क पिलाया जाता है तो उसके केस में ये होता है कि लैक्टेशन पीरियड जब चल रहा होता है तो उसके केस में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट रहती, नहीं चलती 2 महीने तक। लेकिन बेबी को कभी आपको पता है कि 6 महीने तक प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसका कारण है यही सारा कि लैक्टेशन जब तक माँ करवाती है, कंसीव मतलब बेबी को मिल्क पिलाती है, तब तक फीमेल क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलती। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो बेबी के बीच में बर्थ में गैपिंग रहे, बर्थ में गैपिंग इन द सेंस कि अभी मान लो बेबी हुआ है तो अभी ने माँ ने बहुत ज़्यादा तकलीफें उठाई, इन द सेंस बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन दिया किसको, पहले बेबी को प्रोड्यूस करने में, उसके बाद अभी मान लो जस्ट बिफोर फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी और मदर ने कोइटस किया या फिर पार्टनर दोनों फीमेल कपल्स ने फिर से कपल कोइटस किया, तो देखो उस टाइम में क्या होगा कि बेबी का प्रोड्यूस होने का फिर से चांसेस है। लेकिन इसीलिए नेचर ने कैसा बनाया फीमेल को कि जब ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड करा, मतलब मदर जब लैक्टेशन करा रही होगी, मिल्क पिला रही होगी, तो उसके केस में क्या होगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही ना चले। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलेगी तो क्या होगा, ओवर रिलीज नहीं होगा, ओवर रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा कि जितना कोइटस करेंगे उनके केस में बेबी का प्रोड्यूस होगा ही नहीं, बेबी बनेगा नहीं। मेथड इज बेस्ड ऑन दी फैक्ट दैट ओबुलेशन, तो ये मैटर कहता था ओबुलेशन, उसके बाद एंड देयर फोर दिस साइकिल डज नॉट अक्योर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फ्लोविंग पार्चुरेशन, मतलब समझे कि जिस टाइम पर क्या करा देते हैं कि ओबा लैक्टेशन कराया जाता है या फिर पार्चुरेशन मतलब बेबी का जब जन्म होता है उस टाइम तक, उसके बाद 2-3 महीने जो भी है वो वहाँ पर क्या मेंस्ट्रुएशन टाइम नहीं चल रहा होता, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलती, जिसके कारण ओव्यूलेशन होना बहुत ही कम चांसेस होते हैं। देयरफॉर as long as the mother breastfeed the child fully, जब चाइल्ड मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मतलब समझते हो, छाती मतलब जो भी मिल्क है पिला रही होती है ब्रेस्ट छाती से, तो उसके केस में क्या होता है कि चाइल्ड फुली डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है ना, और चांस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑलमोस्ट नेल किया जाता है। उसके बाद however this method has been reported to be effective only upon up to a maximum period of 6 month flowing parturition, मतलब ये मदर जब दूध पिलाती है तो कितने महीने तक पिलाती है, 6 महीने तक पिलाती है, उसके बाद 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलती। और एज सो मेडिसिन और डिवाइस आर यूज्ड इन दिस मेथड, और इस मेथड मतलब 6 महीने तक पार्चुरेशन जब हो रहा हो तो बेबी नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या मेडिसिन यूज की जाती है, कौन सी मेडिसिन होती है, 6 मंथ फ्लोइंग पार्चुरेशन। इसके बाद क्या था हमारा कि एज एज नंबर एज नम एज as no medicine or device are used in this method. Side effect are almost nil. Chance of
ऑफ फेलियर। इनका मतलब क्या है कि काफ़ी ऐसे चांस होते हैं कि फेलियर भी हो सकता है, फेलियर मतलब कि भी हो सकता है जिसलिए यूज कर रहे हैं वो हो ही नहीं पाया, उसके बाद वो फेलियर कहलाएगा ना। दोज दोज ऑफ दिस दोज ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई। ये कैसे मेथड होते हैं? हाइयर मेथड होते हैं, ठीक है ना, इनके यूज करने के लिए। फिर अब हमने नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ा, अब बैरियर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो बैरियर मेथड में क्या होता है कि in barrier method ova and sperm are prevent from physically meeting। इस बैरियर मेथड का ये मतलब है कि स्पर्म एंड ओबा क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट कर दिया जाता है। प्रिवेंट मतलब सेफ रखा जाता है, स्पर्म को अलग, इस ओबा को अलग, फिजिकली मीटिंग से रोका जाता है, ठीक है ना। फिजिकली मीटिंग मतलब दोनों मिलते हैं तो उसको रोका जाता है विथ दी हेल्प ऑफ बैरियर। किसका उपयोग करके? बैरियर का उपयोग करके। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम। तो जो इस तरीके के मेथड हैं, आप लोग जानते हो जो कॉन्डम होते हैं ये यूज होते हैं, ठीक है ना। जो फीमेल कॉन्डम भी आते हैं एंड मेल कॉन्डम भी। तो ये कौन सा, और ये फीमेल कॉन्डम मेल कॉन्डम है। उसके बाद ये नीचे कौन सा, ये नीचे वाला है हमारा फीमेल कॉन्डम, ठीक है ना। ये मेल कॉन्डम और इसके बाद ये फीमेल कॉन्डम। तो ये वही सारी बातें, ठीक है ना। तो ये बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड में एग्जांपल पूछ सकता है कौन कौन सा बैरियर मेथड है। तो एक मेल कॉन्डम होता है इसके केस में और एक फीमेल कॉन्डम होता है, ठीक है ना। यहाँ पर रोका, और ये क्या करते हैं, फिजिकली मीटिंग से रोकते हैं किसको? स्पर्म एंड ओवा को, ठीक है ना, स्पर्म एंड ओवा को। उसके बाद आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबड़। ये कैसे बने होते हैं? आर आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबड़, एक छोटी पतली से रबड़ से बने होते हैं। आप लोग जैसे बलून होता है ना, बलून एज लाइक बलून, जैसे गुब्बारा होता है, सेम वैसा ही होता है, ठीक है ना। और तबीयत थोड़ा खराब थी इसके कारण ऐसा हो रहा है। उसका देखो क्या कह रहा है, लेटेक्स said that are used to cover the penis in the male। तो ये क्या करता है, जो पेनिस होता है मेल का उसको उसको कवर कर देता है, ढक देता है। और सर्विक्स ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स इन दी फीमेल, और फीमेल में क्या करता है, वेजाइना और सर्विक्स को ढक देता है, ठीक ना। जस्ट बिफोर क्वाइटस, ये कब यूज किया जाता है? जस्ट बिफोर क्वाइटस, क्वाइटस से पहले ही लगाया जाता है। सो डैट दी इन ejaculation semen would not enter into the female reproductive tract। तो इससे क्या होता है कि जो इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन मतलब क्या होता है कि इजैकुलेशन सीमेन का मतलब क्या है, जो स्पर्म निकलता है तो उसी को कहते हैं इजैकुलेशन सीमेन। तो क्या होता है, नहीं इंटर करता कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर नहीं जाता, ठीक है ना, इसको यूज करने से। उसका बाद कहता है कि this this can prevent conception निरोध is a popular brand of the condom फॉर मेल एंड फीमेल। जो इसकी ब्रांड है वो निरोध हैगा। निरोध इसकी पॉपुलर ब्रांड है, मतलब बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर कहते हैं नहीं, जिसको फेमस चीज़ है, तो ये फेमस है जिसको निरोध कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद निरोध ब्रांड। उसके बाद क्या कहता है, ये मेल के लिए फेमस है। यूज ऑफ कॉन्डम हैज इंक्रीजेड इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ protecting the user from contracting STD and AIDS। तो देखो, और कुछ साल पहले इसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही, क्योंकि लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना, अवेयरनेस जब से जागरूकता आई उन्होंने यूज करना बहुत ज़्यादा यूज़ किया। उसके बाद क्या क्या, ये कैसे चीज़ों से प्रिवेंट करता है, एसटीडी से, बीमारी से। कौन सी एसटीडी? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे एड्स हो गया। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम आर डिस्पोजेबल कैन बी सेल्फ इंसेक्टर सेल्फ इंसर्टेड एंड
therapy gives provide preventive to the user, preventive to the user, user uh, diaphragm cervical cap and वर्ल्ड। और देखो मतलब देखा जाए तो डायफ्राग्राम का भी यूज होने कर लगा, और सर्विकल कैप भी यूज होने लगी। ये सारी चीज़ें आ गई मार्केट में जो कॉन्डम की तरह उपयोग होती थी। इसलिए इसी तरह ये भी चीज़ आ गई। आर ऑल्सो बैरियर मेथड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। और ये क्या करता है, कवर करता है किसका, ड्यूरिंग जब कोइटस करते हैं तो उसके टाइम पे कवर करता है। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। और ये क्या करते हैं, ब्लॉकिंग एंट्री कर देते, मतलब ब्लॉक मतलब बांधना, तो बांध देते हैं, स्पर्म को आने से रोक देते हैं, ठीक है ना। थ्रो दी सर्विक्स के थ्रू आने से रोक देते हैं। दे आर रियूजेबल, ये दोबारा भी यूज किया जा सकता है। और इसका इस पे स्पर्मिडेबल क्रीम, और इसके साथ क्या होता है, स्पर्मिसीडल क्रीम भी आती है, जेलीस आती है, एंड फोएमस आर usually used along with through barrier to increase their contraceptive efficiency। और इस तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंटी बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगी, ठीक है ना। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।